बीकॉम पार्ट सेकेंडरी का नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास सैलरी। और सैलरी के अंदर मैं आपको सैलरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके भत्ते, जिसमें कर योग्य भत्ते, कर मुक्त भत्ते, आंशिक कर योग्य भत्ते, कर मुक्त अनुलाभ तक मैं करा चुका हूँ। और कर योग्य अनुलाभों में मैं मकान सुविधा और कर्मचारी के बिलों का भुगतान, दायित्वों का भुगतान, जीवन बीमा प्रीमियम, यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी। अब मेरे पास में नेक्स्ट आता है ब्याज मुक्त या रियायती दर पर ऋण। जब भी कोई नियोक्ता या कंपनी अपने कर्मचारियों को ऋण सुविधा प्रदान करती है, तो यह ऋण सुविधा यदि निर्धारित दर से कम पर दी जाती है तो कर्मचारी को जितना प्रतिशत ब्याज का लाभ होगा वह लाभ कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मकान, ये जो ऋण मिलता है ये मकान के लिए मिलता है, नई कार खरीदने के लिए मिलता है, प्रमाणित पूर्व स्वामित्व वाली कार हेतु मिलता है, दोपहिया वाहनों के लिए मिलता है, शिक्षा हेतु मिलता है और व्यक्तिगत ऋण भी यह मिलता है। यदि मकान हेतु ऋण मिलता है तो ब्याज की दर जो है वो 8.35 से 8.70 के बीच की है। अब मान लीजिए कि ब्याज की दर है 8.70% और कंपनी यह ऋण अगर 5% पे देती है, जबकि मिलना कितने पे चाहिए था कर्मचारी को 8.70 पर, लेकिन कंपनी यदि यह ऋण उसे 5% पे देती है तो कर्मचारी का 3.70% का फायदा हुआ। 8.70 माइनस 5, तो कर्मचारी का जो लाभ हुआ, जो फायदा हुआ वो हुआ 3.7% ब्याज का। तो जितना भी कर्मचारी ने ऋण लिया है उस ऋण का 3.70% निकालकर और वह परसेंटेज कर्मचारी की आय में जुड़ जाएगा और कर योग्य होगा। ऐसे नई कार के लिए जो रेट है वो 8.9 से 9.4% है। अगर प्रमाणित पूर्व स्वामित्व वाली कार है तो उसका रेट है 12.80%। यदि दोपहिया वाहन है तो उसके रेट है 1740 और सुपर बाइक हेतु अगर लोन लिया गया है, ऋण लिया गया है, तो उसका जो परसेंटेज है वह है 11.80% है। यदि शिक्षा हेतु लोन लिया जाता है और शिक्षा हेतु ऋण यदि 7.5 लाख रुपए तक लिया गया है तो यह परसेंटेज 10.15% होगा। यदि यह ऋण 7.5 लाख रुपए से अधिक लिया गया है तो इसकी दर 10.90% होगी। यदि व्यक्तिगत ऋण लिया गया है और यह व्यक्तिगत ऋण जिसका सिबिल स्कोर 650 से ज़्यादा है 11.65% रहेगा, और इसका अगर सिबिल स्कोर अगर 650 से कम है तो यह ब्याज की दर 12.15% रहेगी। जितनी उक्त ब्याज की दरें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, ये सभी ब्याज की दरें यदि बताई गई हैं यदि इस निर्धारित दर से कम पर कर्मचारी को यदि ऋण दिया जाता है तो जितना प्रतिशत कम ब्याज लिया जाएगा उतना प्रतिशत ब्याज कर्मचारी की आय मानते हुए उसके कर योग्य वेतन में जोड़ी जाएगी और ये कर योग्य हो जाएंगी। अगला आता है चल संपत्ति का उपयोग, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को कोई संपत्ति उपयोग के लिए दी है, मतलब कंपनी है और कंपनी यदि अपने कर्मचारी को कोई संपत्ति उपयोग के लिए देती है तो उस संपत्ति की जो लागत है उस लागत का 10% के बराबर सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यदि नियोक्ता यह संपत्ति किराए पर लेकर फिर कर्मचारी को प्रदान करता है तो कंपनी द्वारा चुकाया गया किराया उसकी आय मानी जाती है। अगला आता है चल संपत्तियों का हस्तांतरण।
यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को संपत्ति, पुरानी कार हो सकती है, पुराना कोई कैमरा हो सकता है, यदि कंपनी पुराना कोई फर्नीचर या कोई कार या कोई संपत्ति कर्मचारी को देती है, सेकेंड हैंड संपत्ति देती है, तो सबसे पहले कंपनी की उस संपत्ति पर मूल्यह्रास की गणना होगी। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो स्थायी तो संपत्ति पर क्रमागत विधि से 50% डेप्रिसिएशन लगेगा प्रत्येक वर्ष का। यदि मोटर कार है तो क्रमागत विधि से डेप्रिसिएशन लगेगा 20%। अन्य घरेलू उपकरण है तो स्थायी किस्त विधि से 10% मूल्यह्रास की गणना होगी। कंपनी ने मान लीजिए कि 2.5 साल पहले कोई संपत्ति खरीदी, अब वो संपत्ति कंपनी कर्मचारी को बेच रही है, तो पहले आप 2 सालों का डेप्रिसिएशन लगाइए, 2 कंप्लीट सालों का। महीने या आधा अधूरा साल या काउंट नहीं होता है। 2 पूर्ण वर्षों का डेप्रिसिएशन लगाइए, घटाइए उसके संपत्ति में से, और संपत्ति में से डेप्रिसिएशन घटाकर और शेष मूल्य जो बचेगा संपत्ति का, यदि उस बचे हुए मूल्य से यदि कम कीमत पर संपत्ति कंपनी द्वारा कर्मचारी को दी जाती है, तो जितने कम कीमत पर संपत्ति दी जाएगी वह धनराशि संपत्ति में कर्मचारी के वेतन में जुड़ जाएगी। मान लीजिए कि कोई 1 लाख की संपत्ति है और आपने 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाया। मान लीजिए कि कंपनी की एक मोटर कार है और कंपनी ने मोटर कार का 2.5 साल उपयोग किया। अब मोटर कार पे 20% डेप लगाना है क्रमागत से। 1 लाख का 20% गया 20,000, तो बचा संपत्ति का मूल्य 80,000। 80,000 का 20% 16,000 घटाएंगे 80 में से, तो संपत्ति का मूल्य बचेगा 64,000। 2 पूर्ण वर्षों का आप डेप्रिसिएशन लगाइए 64,000। अब 64,000 की संपत्ति को यदि आप 50,000 में ही आप अपने कर्मचारी को देते हैं, तो 64 माइनस 50 यानी कि 14,000 रुपये जो कर्मचारी को फायदा हुआ है, वो है 14,000 रुपये कर्मचारी का कर योग्य वेतन होगा और उसके आय में जुड़ जाएगा, जिस पे उसे टैक्स देना होगा। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ऑब्लिक इक्विटी श्वेत इक्विटी अंश। यदि कोई कंपनी अपने ही कर्मचारी को अंश देती है तो उसे कहते हैं कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। तो कर्मचारी यदि कंपनी कर्मचारी को स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत यदि इक्विटी शेयर्स प्रदान करती है, तो यह इक्विटी शेयर जितने कम मूल्य पर दिए जाएंगे वह फायदा कर्मचारी का वेतन होगा और उस पर टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि कंपनी अपना एक इक्विटी शेयर 100 रुपये का मार्केट में बेचती है, लेकिन वही इक्विटी शेयर यदि कंपनी 60 रुपये का यदि कर्मचारी को देती है, 100 का तो बेचती मार्केट में, लेकिन कंपनी कर्मचारी को 60 रुपये का दे रही है, तो 40 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो राशि होगी वह कर्मचारी के कर योग्य वेतन में जोड़ी जाएगी। अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास एवं अन्य व्ययों का भुगतान, नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा पुनर्ग्रहण। यदि अवकाश दौरान कोई यात्रा हो, पर्यटन, आवास हो, अन्य यदि कोई व्यय हो, कुल मिला के यह है सीधा सा कि यदि इससे संबंधित किसी बिल का भुगतान हो या बिलों का भुगतान हो, तो बिलों का भुगतान पूर्णतः कर योग्य होता है। अगला आता है निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा। कंपनी अपने कर्मचारी को कार्यालय समय के दौरान यदि चाय नाश्ते की सुविधा देती है, किसी शीतल पेय की सुविधा देती है, तो यह सुविधा कर मुक्त होगी। कंपनी कार्यालय समय के दौरान यदि खाने की सुविधा देती है, तो खाने की सुविधा 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त होगी। इसके अलावा यदि भोजन की सुविधा दूरस्थ विकट क्षेत्र में दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्र में दी जाती है, विकट क्षेत्र में दी जाती है, तो यह भोजन सुविधा आपके कर मुक्त होगी।
यदि भोजन की सुविधा कार्यालय समय के पश्चात दी जाती है तो फिर वह राशि कर योग्य हो जाएगी। अगला आता है उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट, वाउचर्स और टोकन। कंपनी द्वारा कर्मचारी को या उसके पारिवारिक सदस्यों को किसी समारोह, उत्सव या अवसर आदि में कोई उपहार देता है अथवा कोई वाउचर या टोकन देता है जिसके बदले में उपहार प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा उपहार, वाउचर या टोकन आदि की सुविधा उपहार का मूल्य या वाउचर का मूल्य होंगी। गत वर्ष में ऐसे उपहारों की कुल राशि का योग 5,000 से अधिक नहीं है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी, अन्यथा 5,000 रुपये से अधिक का नगद गिफ्ट कर योग्य होता है। यदि उपहार नगद में है अथवा ऐसे प्रपत्र के माध्यम से दिया गया है जो नगद या रोकड़ में परिवर्तनीय है तो ऐसे उपहार की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। आप सीधा सा ये ध्यान रखें कि नगद उपहार 5,000 रुपये तक कर मुक्त है, बाकी शेष धनराशि आपके कर योग्य होगी। अगला आता है क्रेडिट कार्ड सुविधा का मूल्यांकन। कंपनी कार्यालय समय के दौरान या कर्तव्य पूर्ति के लिए यदि क्रेडिट कार्ड की सुविधा कर्मचारी को प्रदान करती है कर्तव्य उपयोग के लिए, तो वह क्रेडिट कार्ड की सुविधा कर मुक्त अनुलाभ होती है। अन्य परिस्थितियों में यह क्रेडिट कार्ड सुविधा कर योग्य होगी। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने क्रेडिट कार्ड सुविधा दी कर्मचारी को और कर्मचारी ने उस क्रेडिट कार्ड से यदि कोई परचेजिंग करी है या कोई सुविधा का उपयोग किया है तो यह कर योग्य हो जाएगी। अगला बिंदु आता है क्लब की सदस्यता एवं क्लब के व्ययों का भुगतान। कंपनी द्वारा क्लब के बिलों का भुगतान कर योग्य होगा। कंपनी द्वारा क्लब की सुविधा पूर्णतः कर योग्य होगी। कंपनी द्वारा यदि क्लब की सुविधा खेल क्लब से है, स्वास्थ्य क्लब है या मतलब हेल्थ क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब है, तो ऐसी जो सुविधाएं होंगी क्लब की जो स्वास्थ्य या स्पोर्ट्स से संबंधित है वह कर मुक्त हो जाएंगे। मैं वापस बात करता हूँ क्लब की सुविधाओं की। क्लब की जो सुविधाएं होंगी उसमें आपके 2 बिंदु हैं। पहला, क्लब की सुविधा, कंपनी क्लब की सुविधा नहीं देती बल्कि क्लब के बिलों का भुगतान करती है, तो क्लब के बिलों का भुगतान पूर्णतः कर योग्य होगा। यदि कंपनी क्लब की सुविधा देती है कि आप क्लब में जाइए, खेलिए और जो भी भुगतान होगा, जो भी व्यय होगा कंपनी चुकाएगी, तो क्लब की जो सुविधा है, यूज की जो सुविधा है वह भी कर योग्य होगी। यदि कंपनी हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब की सुविधा देती है तो हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब कर्मचारी के लिए कर मुक्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, जिसमें पढ़ेंगे कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा, दूसरा बिजली पानी गैस की सुविधा, तीसरा घरेलू नौकरों की सुविधा, चौथा मोटर कार की सुविधा, जिसमें मोटर कार जो है उसका उपयोग पूर्णतः कार्यालय के लिए भी हो सकता है, तो मोटर कार का उपयोग निजी उपयोग के लिए भी हो सकता है। और इसमें जो मोटर कार है वो एक बड़ा बिंदु रहेगा। इसके अलावा कर्मचारी घूमने फिरने की सुविधा है, एक से अधिक कारों की सुविधा है और परिवहन कार्य में संलग्न नियोक्ताओं द्वारा यात्रा की सुविधा है। धन्यवाद।